वॉइस। नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। और एक बार जल्दी से मुझे सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। अभी मैं बहुत शानदार तरीके से भी आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से मुझे अपने हालचाल बताएंगे कैसे हो आप सभी के सभी साथी। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट करके आप सभी साथी कैसे हैं, बहुत प्यार के साथ और बहुत जानदार तरीके से, है ना जी। तो भी एक बार बता दीजिए मुझे जल्दी से कमेंट करके, और मैं साथ ही फिर अपने क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ बहुत शानदार तरीके से। चलिए तो मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ, ठीक है भाई। ओके, तो भी मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा और थोड़ा सा भी पॉइंट टू पॉइंट भी आप जल्दी से जल्दी कवर करते चलना सभी चीज़ों को, है ना। ओके, तो मैं इसको यहाँ से भी मैं हटाऊंगा पहले तो ना। ओके महोदय जी महाराज, बताएंगे जल्दी से, 1 मिनट यार। कंप्यूटर स्क्रीन से निकलती ब्लू रेज से देखो जी, अभी मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है भी, मैं साथी यहाँ पर भी आप सभी से पूछना चाहूंगा क्या क्वेश्चंस के आंसर भी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, और हाँ पॉइंट टू पॉइंट जवाब देते चलना सभी के सभी साथी, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देते चलना सभी के सभी साथी। ठीक है, देखो प्रत्यावर्ती धारा एसी स्रोत का शिखर वोल्टेज बराबर होता है एसी स्रोत के आरएमएस मान के, या एसी स्रोत के आरएमएस मान का √2 गुना, या एसी स्रोत के आरएमएस मान का 1/√2 गुना परिपथ को प्रदान किए गए वोल्टेज के मान के बराबर। ठीक है, तो देखो मैं आप सभी को बता दूं, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। देखो ध्यान से सुनना, शिखर मान पूछा भी, वोल्टेज का शिखर मान, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू कितना होता है, वी नोट अपॉन √2 होता है। ओके, तो वी नोट इज इक्वल टू कितना होगा भी हमारा यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई साथ ही कितना बोल देंगे यहाँ पर हम, वी आर एम एस। ठीक है, इतनी बात। ओके, तो यानी कि वी नोट इज इक्वल टू कितना, √2 मल्टीप्लाई कितना, वी आर एम एस हमारा मान हो जाएगा। यानी कि मैं लिखूंगा एसी स्रोत के आरएमएस मान का √2 गुना, यानी कि सिंपल बोलेंगे √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स। ऑप्शन नंबर कितना बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे जल्दी जल्दी पॉइंट टू पॉइंट पे चर्चा करते चलना, है ना। जल्दी से जल्दी बताते चलेंगे। ठीक है, अभी जल्दी में हम अपनी मैराथन की डेट बता देंगे। ठीक है भी, जल्दी में ही हम अपनी मैराथन की डेट बता देंगे। ठीक है, ओके, सैटरडे में होगी, अगर इस सैटरडे में हो ही, या तो इस सैटरडे में या नेक्स्ट सैटरडे में। ठीक है, शायद इस सैटरडे में 15 मैम की मैराथन होगी, तो नेक्स्ट सैटरडे में फिर मेरी मैराथन होगी। ठीक है, हाँ, लगभग 6 से 8 घंटे की एकदम मस्त सी क्लास लेंगे, लगभग 6 से 8 घंटे की एकदम मस्त क्लास लेंगे। ठीक है, कर दे स्टार्टिंग जल्दी से तो। ठीक है जी, बताएंगे। ओके, अब सुनो ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा। एक एसी परिपथ में IRMS तथा I0 परिबद्ध होते हैं। ठीक है जी, इन एन एसी सर्किट IRMS एंड I0 विल बी बाउंडेड बाय। ठीक है, देखो आप आराम से ना, मतलब रिलेशन पूछा है अभी, तो देखो आप बताएंगे जी IRMS इज इक्वल टू होता है कितना, I0 अपॉन √2। ये बात सभी को पता है, मैं मानता हूं। ठीक है जी, तो आप इसको ढूंढ लो जल्दी से। देखो IRMS इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई I0 में, यानी कि I0 अपॉन √2। ऑप्शन नंबर कितना बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक साथी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा क्या, नहीं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा, माफी चाहेंगे, बी नहीं डी। ठीक है, ठीक है भी, बताएंगे जल्दी से। सर आप आज में बहुत पतले लग रहे हैं, अच्छा सच में ऐसा है क्या भाई। ओके, अब देखो भी ध्यान से सुनना मेरी बात को आगे की कहानी के साथ। देखो साथ ही यहाँ पर क्या बोला गया, एक प्रत्यावर्ती स्रोत को एक संधारित्र C से जोड़ा जाता है तो संचालित आवर्ती घटने से क्या होता है। ठीक है, यहाँ पूछा भी, देखो मतलब धारित्र प्रतिघात का मान पूछा है और विस्थापन धारा से रिलेटेड कुछ बातें पूछी है। सबसे पहले देखो मैं आपको बताऊंगा भाई, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे पूछा, मान लीजिए विस्थापन धारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट की बात चल रही है, और धारित्र प्रतिघात यानी कि मैं बोलूंगा भाई यहाँ पर XC की बात चल रही है। ठीक है, XC की बात चल रही है, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, ठीक है, ओके, थोड़ा सा सामने फोकस करो भी। देखो भी मैं बताऊंगा भी आप सभी को, देखो XC इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, 1/2। ठीक है जी, XC इज इक्वल टू कितना जी, 1/ωc ये होता है, ये पता है सभी को। तो XC इज इक्वल टू कितना भी, 1/2 पाई FC। और एक बात ध्यान रखना साथी, आप जितने भी हो सभी के सभी, कि भाई साहब अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो XC का मान कितना होगा भी, कम होगा।
ठीक है भी, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक्स सी का मान क्या होगा साथी, कम होगा, है ना जी। बताएंगे जल्दी से। देखो भी, मैं बोलूंगा एक प्रत्यावर्ती स्रोत को संधारित्र सी से जोड़ा जाता है तो इसकी संचालित आवृत्ति घटने से तो भाई यहाँ पर ना आप एफ के मान को घटाइए। जब मैं एफ का मान घटाऊंगा तो एक्स सी का मान क्या होगा भाई, बढ़ेगा। तो देखो यहाँ बोल रहा है धारित्र प्रतिघात नियत रहता है, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। भाई ये बात तो गलत है, कांस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि 10 तारीख एफ का के पढ़ने मान में कम हाँ। होने से एक्स सी बढ़ रहा है। ये बोल रहा है कि भाई घट रहा है, ये भी बात गलत है। इसका मतलब घट तो नहीं रहा, नहीं भाई घट तो नहीं रहा, बढ़ रहा है। 10 ना 11 का। तो सर इसका मतलब 11 भैया हाँ, ये तो 11 मामला का। होगा नहीं, इसका मतलब दोनों 11 गलत का। है। लेकिन भाई मैं आपसे बताऊं कि भैया आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना बोलेंगे भैया यहाँ पर, वी आर एम एस अपॉन कितना भी एक्स सी, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं पूछूंगा भी एक्स सी का मान तो बढ़ रहा है, जब एक्स सी का मान बढ़ रहा है तो आई आर एम एस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट हो या कंडक्शन करंट हो, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है अभी, कम होगी। इसका मतलब बोलूंगा जी देखो, विस्थापन धारा बढ़ती है, गलत बात है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस, ये भी बात गलत है ना, इसका मतलब ओके। विस्थापन धारा घटती है, इट मींस बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर कितना, डी, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सोचने वाला है, थोड़ा ध्यान से सोच करके तब अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आप याद रखो एक बार दोबारा, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। ओमेगा का मतलब होता है साथ ही कितना, 2 पाई एफ, और सी भी अपनी जगह बरकरार। तो देखो मैं एफ का मान जब कम करूंगा तो एक्स सी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दिए गए दोनों ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल गलत होंगे, और मैं पूछूंगा भी जब एक्स सी का मान बढ़ रहा है तो आई आर एम एस का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट कम होता है, यानी कि धारा का मान कम हो जाता है, ठीक है। ओके, आराम आराम से समझ लीजिएगा, ध्यान से, थोड़ा कमेंट बाजी पर फोकस मत करो, ठीक है बेटा। कमेंट बाजी पे फोकस मत करिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, जरा यहाँ पर देखना ध्यान से जी, है ना। ओके ना जी, ओके ओके, फोकस करना जी। देखो, कोई लघु सिग्नल बोल्टता Vt इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी किसी आदर्श संधारित्र C के सिरों परसों यहाँ पर चलल अनावृत की पानी गई है है। भाई। ओके, देखो भी धारा I बोल्टता से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। बताएंगे जल्दी से भी, धारा I बोल्टता से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, क्या मुझे इतना बताओ जल्दी से। जी महाराज, डन भी बताएंगे जल्दी से, पूछो ना यार। जी महाराज सोचो, याद रखना आदर्श संधारित्र सी की बात चल रही है, यानी कि मैं यहां पर सी एसी सर्किट की बात कर रहा हूं, यानी कि एक ऐसे एसी सर्किट की बात कर रहा हूं जिसमें ऑल्टरनेटिंग सोर्स एक कैपेसिटर से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो जरा फोकस कर लीजिएगा, ध्यान रखना जो करंट होता है ना वो बोल्टता यानी कि वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है, ये बात गलत है। इन्होंने बोल रखा पश्च, तो भी देखो याद रखना लैग नहीं करेगा, ठीक है। ओके, एक पूर्ण चक्र में संधारित्र सी बोल्टता स्रोत से कोई ऊर्जा उपभोग नहीं करता, ठीक है जी। सुनो, इन वन कंप्लीट साइकिल द कैपेसिटर सी कंज्यूम नो एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। यानी कि देखो मैं आपको बताऊं भाई, मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया कि जो आई है ना वो V से 90 डिग्री आगे होता है। इट मीन्स जो कलांतर है यानी कि फेज डिफरेंस वो कितना होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। तो आप बोलेंगे पी बार इज इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाई कितना भी, सोचना थोड़ा ध्यान से जी, पी बार इज इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाई कितना जी, आई आर एम एस, ठीक है। कितना सुनना ध्यान से जी मेरी बात को भी, आई आर एम एस, और भी मैं कितना लिखूंगा अब यहाँ पर, मल्टीप्लाई कॉस फाइव। अब तुम खुद सोचना साथी, जब कॉस फाइव, भाई फाइव का मान कितना, 90 डिग्री, ठीक है भाई। फाइव का मान कितना होगा साथी, 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी, जीरो। इसका मतलब पी बार कितना, जीरो। इसका मतलब कोई ऊर्जा उपभोक्त नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब बोलूंगा यहां से द कैपेसिटर सी कंज्यूम नो एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, ठीक है। बेटा कमेंट पे फोकस मत करो, जरा सामने फोकस कर लो। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा ध्यान से, ठीक है। स्टीमर सर तुरंत ब्लॉक कीजिएगा अगर कोई लगातार कट को पेस्ट कर रहा है बिना बात की, है ना। हम चाहेंगे बच्चे का आंसर जल्दी से जल्दी आए, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो बेटा बातचीत बाद में करना बिना बात की, ठीक है। ओके, फोकस करिएगा ध्यान से। देखो, एक प्रयोग में एक LCR परिपथ को 200 वोल्ट के साथ जोड़ा गया, ठीक है। सर्किट में XL का मान इतना, XC का मान इतना, R का मान इतना, तो प्रतिबाधा कितनी होगी। इन एन एक्सपेरिमेंट एन LCR सर्किट वाज कनेक्टेड टू 200 volt. If the XL, XC and R in the circuit, then the impedance will be.
यानी कि यहाँ पर प्रतिबाधा Z पूछी गई है अभी हमसे, ठीक है, प्रतिबाधा Z पूछी गई है अभी हमसे। देखो भाई Z इज इक्वल टू कितना होता है साथी, सोचना एक बार भाई। आप लिखेंगे ना भाई, देखो ध्यान से सुनना भी साथी, आप लिखेंगे R का स्क्वायर प्लस XL और भी XC का डिफरेंस और उसका क्या कर देंगे भी आप स्क्वायर। मैं लिख दूंगा जी, देखो भी कितना Z इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है भी Z इज इक्वल टू इतना लिख देंगे भी यहाँ पर हम अंडर रूट। तो सर यहाँ पर देखो R का स्क्वायर यानी कि भी 10 का स्क्वायर ये रहा, लेकिन XL और XC इक्वल है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा, जीरो भाई। XL माइनस XC यानी कि दोनों का मान जब बराबर है तो इसका मतलब कितना आएगा, जीरो। XL माइनस XC जीरो होगा, ठीक है। तो मैं कितना लिखूंगा जी, देखो भी R का स्क्वायर प्लस साथ ही कितना जीरो का स्क्वायर, तो भैया ये तो जीरो हो जाएगा, यानी कि मैं लिखूंगा जो Z है ना वो R के ठीक बराबर होगा। और R कितना भैया हमारा है 50, नहीं R है 10, ठीक है भी। R कितना साथी 10 ओम है R का मान, यानी कि रेजिस्टेंस। तो कितना बोलेंगे भी यहाँ पर, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही और सटीक होगा। अब जरा देखो आगे की चर्चा करेंगे भाई साहब, ध्यान से समझना सभी के सभी साथी। चुंबकीय आघूर्ण M वाले दंड चुंबक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, यानी कि चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल आघूर्ण का मान, ओ माय गॉड, अच्छा, M वाले दंड चुंबक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लगने वाले बल आघूर्ण का मान होगा जहां थीटा क्या भी दंड चुंबक की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। अगर आप जेई नीट की तैयारी करने वाले हैं और किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं तो ये वाला वीडियो बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि जब भी हम तैयारी करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। चूंकि भाई आप सभी को पता है जब हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो कितना होता है हमारा, टाउ इज इक्वल टू कितना MB साइन थीटा होता है। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेलिंग में। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा भी हमारा M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक साथी, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर भी हमारा मान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना ए हमारा बिल्कुल ठीक और सटीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। जल्दी जल्दी पॉइंट टू पॉइंट समझते चलो, क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताते चलो, ठीक है, मजा तभी आता है। ओके, अब सत्य देखो भी आपने थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा क्या पूछा गया है। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निश्चित करने के लिए नियम है क्या, सोचो। द लॉ यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, सोचिए। क्योंकि आप सभी को पता है साथी, ध्यान रखना, लेंज का नियम ही, ठीक है, लेंज का नियम प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, या मैं यूं कह सकता हूं कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि मैं बोलूंगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस रीजन का ही विरोध करता है जिसकी वजह से वह स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कितना बोलूंगा अभी यहाँ पर, लेंज का नियम, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से सुनना जी मेरी बात को सभी साथी। सर यहाँ पर क्या पूछा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। सबसे पहले आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, यानी कि भी फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारा मान हो जाएगा, ठीक है साथी, बताएंगे जल्दी से। यानी कि भी फाई इज इक्वल टू कितना जी, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारा मान हो जाएगा, यानी कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारा मान, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारा मान हो जाएगा ना। ओके जी महोदय डन बाबू, ओके बताएंगे जल्दी से। यानी कि भी फाई का मात्रक कितना होगा, जल्दी बताओ। सर फाई का मात्रक निकालने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। मैं पहले फाई का मात्रक पता करता हूँ। देखो जी, चूंकि भी आप सभी को पता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर किसका मान होता है, सोचो जल्दी से भी। न्यूटन पर एम्पियर मीटर किसका मान होता है, आप सोचो एक बार जल्दी से। हाँ जी हमारा बताएंगे महोदय जी, डन, जल्दी से बताओ ना जी। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हमारा मान होता है किसका, सोचो, मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। अब सोचो, आप देखना मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर मल्टीप्लाई एरिया वेक्टर है, यानी कि मैं बोलता हूँ जी एरिया ऑफ सरफेस, तो आप लिखेंगे कितना, म्यू यानी कि मीटर स्क्वायर। ओके, तो आप देखेंगे सर यहाँ से ना मीटर से भी मीटर कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूटन मीटर पर एम्पियर हमारा मान हो जाएगा, ठीक साथी, न्यूटन मीटर पर एम्पियर हमारा मान हो जाएगा। ओके,
तो इसका मतलब ही मैं बोलूंगा फाई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कितना होगा सोचो सर। न्यूटन का मतलब फोर्स का मतलब सिंपल बोलेंगे कितना भाई, एम एल टी माइनस टू। ठीक है भाई, कितना बोलेंगे जी यहाँ पर हम, एम एल टी माइनस का 2। ओके, उसके बाद मैं बोलूंगा जी मीटर का कितना लिखेंगे यहाँ पर हम, एल। मीटर का कितना लिख देंगे जी यहाँ पर हम, एल। ओके, और सर जी यहाँ पर कितना लिखेंगे जी, एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया का होगा हमारा एल स्क्वायर, है ना जी। एरिया का क्या हो जाएगा भाई हमारा, एल स्क्वायर भी हमारा मान हो जाएगा। आराम से समझो दोबारा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, तो भी मीटर से मीटर कैंसिल हो चुका, तो मैं लिख दूंगा जी कितना, सोचो न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ओ माय गॉड महाराज, भैया हमने ना यहाँ पर एम्पियर की जगह कितना लिखना था भाई, एम्पियर धारा का मात्रक होता भी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना, ए। हमने गलती से एरिया लिख दिया था भाई, हमने अभी गलती से एरिया लिख दिया था। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, एम्पियर है, और एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का, तो धारा की विमा क्या होगी, ए। ठीक है, ओके, तो अब कितना लिखेंगे यहाँ पर हम, एम एल टू टी माइनस का 2, और सर जी कितना भी यहाँ पर ए की पावर कितना भी माइनस का 1 हमारा मान हो जाएगा। ठीक है भाई, ए की पावर कितना भी -1 हमारा मान हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे, एम एल टू टी माइनस 2, और ए की पावर कितना माइनस का, ए की पावर कितना -1। ठीक है भाई, ए की पावर कितना -1, यानी कि भी ऑप्शन नंबर हमारा ये रहा, डी। किसके साथ ही का ऑप्शन नंबर डी आया है, जरा एक बार कमेंट बताएंगे जल्दी से, जल्दी। किसके साथी का ऑप्शन नंबर डी आया है, जल्दी कमेंट करा करो, ऐसे टाइम नहीं लगता है ना। ओके, अभी मुझे बताइएगा यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार। भाई अब बताएंगे एक बार, वॉइस क्लियर है, ओके वॉइस क्लियर है फिलहाल भाई, वॉइस क्लियर है, ठीक है वॉइस क्लियर है ना, अच्छा ठीक है। तो सुनिएगा अभी, देखो ध्यान से सुनने मेरी बात को जी। भाई हमारा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू BBL साइन थीटा। मैं आपको ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को क्लास के अंदर बता चुका हूं कि भैया ये वाला फॉर्मूला कब और कहां और कैसे लगेगा, बट अब कुछ नहीं करना, चुपचाप सुनो बहुत इजीली। यहाँ पर देखो, खुद सोचो, यहाँ पर जो एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत L लंबाई का चालक छड़, यानी कि चालक दंड B वेग से गिर रहा है। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से सुनना जी मेरी बात को, यहाँ पर भी मैं कितना लिखूंगा अभी, E इज इक्वल टू BBL साइन 90 जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके डन। अब चलो भाई, आप यहाँ पर आना, थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। चलो भाई, इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बताएंगे भाई आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बताएंगे। सर थ्योरी वाला मैराथन बिल्कुल नहीं लाएंगे बेटा, थ्योरी क्लास में डिटेलिंग में चल रही है ऑलरेडी, अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है बेटा। फिजिक्स का पैटर्न अलग है, अगर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर लेकर के आऊँ, मतलब थ्योरी की प्रैक्टिस मतलब लेकर के आऊँगा मैराथन, तो सारा टाइम उसमें निकल जाएगा, है ना। पैटर्न भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है फिजिक्स का, तो मैं आपको जो लेकर के आऊँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है। एक सेकंड वेट करिएगा, मैं जो आपको लेकर के आऊँगा वो केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास लेकर के आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। अब सोचो, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। किसी कुंडली में विद्युत धारा 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो जाती है इतने सेकंड में, उससे उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान इतना रहता है, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल चेंज फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड। ओके,
तो द एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 8 वोल्ट, व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ द कॉइल। देखो मैं सिंपल बोलूंगा, भी ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो भी यहाँ पर धारा का मान कितना, भी पहले 2 एम्पियर है, ओके। उसके बाद भी यहाँ पर धारा का मान कितना हो जाता है, भी बताओ जल्दी से। धारा का मान हो जाता है 4 एम्पियर, ओके। तो आप लिखेंगे भी देखो यहाँ पर डेल्टा टी, ठीक है भी। आप देखना भी यहाँ पर डेल्टा टी कितना हो जाएगा भी हमारा, आप बोलेंगे साथी कितना है, 0.05 सेकंड हो जाएगा, ओके। अब भी देखो यहाँ पर ना आप उसके बाद भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान 8 वोल्ट है। आपको कुछ नहीं करना, E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है। अभी डेल्टा आई का मतलब क्या होता है, अभी चेंज इन करंट, ठीक है। डेल्टा आई का मतलब कितना होता है, चेंज इन करंट। सोचो धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो रहा है, और अगर आप डेल्टा आई निकालना चाहते हैं तो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट यानी कि 4 - 2 यानी कि 2 एम्पियर हमारा डेल्टा आई होगा। तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर कितना, 8 इज इक्वल टू एल हमको निकालना है। डेल्टा आई कितना होगा हमारा, 2 एम्पियर बटे साथ ही में लिखूंगा जी 5 × 10⁻²। अभी आप मेरी इस बात से सहमत है? अभी जल्दी बताएंगे भी महाराज, जल्दी से बताओ। अभी आप मेरी इस बात से सहमत है? ओके सर, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं काटूंगा कितने बार, 4 बार। 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 पंजे 20 मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है जी, 10⁻²। तो भी फाइनली मैं लिख दूंगा जी कितना, 0.2 हेनरी, ठीक है जी। कितना भी 0.2 हेनरी हमारा मान हो जाएगा, यानी कि कितना, ऑप्शन नंबर बी 0.2 हेनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो भी यहाँ पर आप समझिएगा भी मेरी बात को। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड टू होम्स इन इंडिया। सोचो भारत में यानी कि जो उपयोग की जाने वाली बिजली है उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है ना। घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आप लिखेंगे 50 हर्ट्ज, ठीक है, यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी आप तुम मजाक में ले रहे हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। देखो LCR श्रेणी परिपथ अनुनाद की स्थिति पर तब धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर 90 डिग्री, ओके। धारा तथा वोल्टेज के मध्य कालांतर 45, ओके। इसकी प्रतिबाधा पूर्णतः प्रतिरोधी होगी, ओके। इसकी प्रतिबाधा 0 होगी। देखो यहाँ पर सिंपल बोला है, LCR सर्किट इज एट रेजोनेंस देन, क्या भी हमारी यहाँ पर कंडीशन होगी। अब आराम समझो, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं फील करना जी। अति आप याद रखेंगे भी, रेजोनेंस की कंडीशन में जो XL होता है वो XC के ठीक बराबर होता है, ठीक है। यानी कि इन द रेजोनेंस कंडीशन, यानी कि मैं बोलूंगा अनुनाद की स्थिति में XL का जो मान होता है वो XC के ठीक बराबर होता है। तो भी मैं लिखूंगा Z इज इक्वल टू √R का स्क्वायर, ठीक है भी। कितना बोलेंगे साथी में यहाँ पर भी, R का स्क्वायर और प्लस XL माइनस XC का भी कितना, स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर सोचिएगा ध्यान से भाई, Z इज इक्वल टू √, ठीक है भाई, कितना जी, Z इज इक्वल टू √R का स्क्वायर प्लस भाई XL और XC का मान बराबर है तो आप 0 करेंगे। तो यानी कि फाइनली मैं लिखूंगा कितना जी, सोचना भी महाराज, ओके बेटा फील करेंगे, ध्यान से सुनना जी। फिर मैं लिखूंगा Z इज इक्वल टू √R का स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे भी, Z इज इक्वल टू कितना, R हमारा मान होगा, ठीक है। Z कितना, R के बराबर। तो याद रखो इसकी प्रतिबाधा पूर्णतः प्रतिरोधी होगी, यानी कि जो Z है वो R के ठीक बराबर होगा। इट्स इंपीडेंस विल बी परफेक्टली रेजिस्टिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना, सी बिल्कुल ठीक होगा। आप चेक कर लो ना Z किसके इक्वल है, आप बोलेंगे Z जो ना वो R के इक्वल है भाई। इतनी बात क्लियर है, जल्दी बताएंगे। देखो बेटा अगर आप क्लासेस में अच्छे से बने हुए थे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और अगर आपको चीजें कम समझ में आ रही तो बेटा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्लास के अंदर हल्का हल्का सा रिविजन करिए। बाकी मैं आपको सिंपल बोलूं, मैं क्लास में ही आपको इतना डिटेलिंग में बता रहा हूं, अब सारी चीजें कवर कर जाओगे, और बाकी आपको कुछ देखने की भी आवश्यकता नहीं अगर आपने बहुत ज्यादा अभी क्लासेस में पढ़ाई नहीं करी है तो। आप आराम से प्रैक्टिस सेट से लगातार जुड़े रहो, सफिशिएंट रहेगा पक्का। फीस कैसे कम करें, इसके अंदर फीस कैसे लो करें, क्या तरीका है? तो पहला तरीका ये है कि आप सेट का एग्जाम दो, स्कॉलरशिप ऐड।
आराम से प्रैक्टिस सेट से लगातार चलाओ जुड़े ना रहो, का मिथलेशो सफिशिएंट रहेगा पक्का, मिथलेशो चला ना का है ना जी। ओके ठीक है, बताएंगे जल्दी से, क्लियर। ओके अब देखो मैं यहाँ पर आपको लेकर के आ जाता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक परिपथ में विभव का मान 10 वोल्ट है तो विभव का शिखर मान कितना होगा। देखो, इफ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन एन AC सर्किट इज 10 वोल्टेज देन द पीक वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज। तो देखो आप बोलेंगे साथी यहाँ पर फील करना जी, विभव का जो मान है ना वो VRMS आपको यानी कि दिया हुआ है, कितना भी 10 वोल्टेज आपको भी यहाँ पर मान दिया हुआ है, ठीक है जी। ठीक है साथी, 10 वोल्टेज भी हमें यहाँ पर मान दिया हुआ है। ओके, अब सोचना भी ध्यान से, हमें भी यहाँ पर वोल्टेज का शिखर मान आपसे पूछा हमसे, तो सोचो VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2 होता है, ठीक है जी, V0 अपॉन √2। तो भी साथ ही हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, V0 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई कितना भी VRMS हो जाएगा, ठीक है। VRMS, सुनना मेरी बात को ध्यान से जी, VRMS। ओके, अब साथ ही यहाँ पर सोचना ध्यान से जी, V0 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई कितना भी 10, यानी कि मैं लिखूंगा 10 √2, बात खत्म, ठीक है। 10 √2 ऑप्शन नंबर कितना हमारा बी बिल्कुल ठीक होगा, एक बार चेक करेंगे जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 √2 वोल्टेज हमारा यहाँ पर मान होगा, ठीक है। ओके, अब सोचेंगे भी, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। जी महाराज भी डन है, ओके फील करो देखो क्या बोला है, गाड़ी वाला आवत है नारी से कौन ठीक है। कौन है बेटा ये, फोकस करो सामने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम के अनुसार एक परिपथ में प्रेरित EMF का परिमाण परिवर्तन में, सुना, यानी कि परिपथ में परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है, यानी कि किस चीज की परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। सोचो किस चीज की समय परिवर्तन के बराबर होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ द, यानी कि ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ए सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इन द सर्किट। यानी कि सिंपल बोलूंगा भाई साहब कि EMF का जो मैग्नीट्यूड होता है किसके परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि किसकी समय दर के बराबर होता है, यानी कि किसके रेट ऑफ, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज, यानी किस चीज के परिवर्तन के बराबर होता है। सोचो भैया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भी, E इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होता है, माइनस भी होता है यहाँ पर, बस माइनस इस बात को बताता है कि भाई यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि जो EMF है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ही विरोध करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे साथ यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, ये ना डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब समझेंगे, देखो भी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक कुंडली से जुड़ा तात्कालिक चुंबकीय प्रवाह यानी कि चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया गया है। ओके, फिर बोला है भी समय t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखो मैं सिंपल बोलूंगा भी, आप सभी को मैंने पहले भी बताया कि भाई जब आपको फाई दिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है, जब आपको फाई की इक्वेशन दी जाए क्वेश्चन में टी के पदों में, तो आपको कुछ नहीं करना, तो साइकिल बाजा E इज इक्वल टू, ठीक है भाई, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dt कर लेना है, और बाद में बस आपको t बराबर मान लिख करके ना, और यहाँ पर E का मान बहुत आराम से फाइंड कर देना होगा। ये हमारा प्रोसेस है, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। देखो यहाँ पर कितना करेंगे, यहाँ पर सोचना साथी, E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dt है ना जी। ओके, तो मैं कितना करूंगा अभी यहाँ पर d, ठीक है, मैं यहाँ पर कितना करूंगा जी, सोचना ध्यान से भी, d अपॉन dt, ठीक है, d अपॉन dt, और भी मैं यहाँ लिखूंगा जी 5t की पावर 3 माइनस 100t, ठीक है जी, माइनस 100t, और भी प्लस कितना हमारा 300 मान हो जाएगा, ठीक है। अब भी यहाँ पर समझना ध्यान से, 5 मैं लिखूंगा, देखो 3t स्क्वायर माइनस 100 मल्टीप्लाई 1 और प्लस कितना भी 0, ठीक है। तो 5 तिया 15 t स्क्वायर माइनस कितना भी 100 मान हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सोचना भी, यहाँ पर t का मान मैं कितना रख दूं जो मुझे e का मान पता चल जाए, यानी कि t का मान कितना रखना भाई 2, भी आप लिखेंगे यहाँ पर कितना जी, e इज इक्वल टू 15, और भी t का मान कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर
माइनस कितना भी 100, ओके। अब साथी सोचने में देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा 15 मल्टीप्लाई कितना 4 यानी कि 60 माइनस कितना 100, तो E इज इक्वल टू कितना भी माइनस का 40, ओके। लेकिन मुझे निकालना ओनली मैग्नीट्यूड यानी कि 40 वोल्ट हमारा आंसर होगा। अब पता कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर यहाँ पर तो माइनस आंसर आया है, फिर तो ये होगा। भैया ये नहीं होगा यार, ऐसे तुम्हें फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस लगाता, खुद सोचो, अगर मैं फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस लगाता तो माइनस माइनस प्लस में हो जाता, तब भी माइनस देखना ही नहीं है, बस हमको ये बताना है कि E का मैग्नीट्यूड कितना है। माइनस तो केवल और केवल लेंज के नियम के अनुसार यानी कि लेंज के नियम के अकॉर्डिंग केवल और केवल डायरेक्शन को बताता है। हमको यहाँ पर EMF का यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि परिमाण निकालना है। तो गलती से इसको मत कर देना, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस लगाता तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये माइनस वाला कंफ्यूजन तो तुम सोचो ही मत ना, ठीक है। हमको ओनली क्या निकालना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड फाइंड हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा भी ध्यान से मैं क्या बताऊं, देखो समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण विस्थापन धारा किसके द्वारा दी जाती है, द डिस्प्लेसमेंट करंट, द डिस्प्लेसमेंट करंट। जी बहुत हार्ड लग रहा है बेटा, अगर ये बहुत हार्ड लग रहा है तो एक काम करो, नर्सरी केजी में एडमिशन ले लो, ठीक है। नर्सिंग की तैयारी बाद में कर लेना, नर्सरी पढ़ लेना तो बेटर रहेगा, ठीक है। और एडमिशन मैं करवा दूंगा, जहां तुम्हें बताना है वहां एडमिशन करवा दूंगा नर्सरी में, ठीक है। अरे यार भाई साहब, मतलब ऐसे ऐसे बहुत लपर झंडुस से क्वेश्चनों को तुम ये कहोगे जो बहुत हार्ड लग रहा है? मतलब बिल्कुल ही इतने हलवा से क्वेश्चंस को तुम ये कह दोगे कि टफ लग रहा है। वाह बेटा वाह, मतलब हद ही कर दी। समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण विस्थापन धारा किसके द्वारा दी जाती है, द डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ठीक है। सोचो मैं कितना लिखूंगा अब यहाँ पर, आप सभी को पता भी IC जो होता है ना यानी कि कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये जो इक्वल होगा वो किसके, एप्सिलॉन नॉट और d फाई E अपॉन dt के इक्वल होगा, ठीक है। IC इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt के इक्वल होगा, यानी कि मैं सिंपल बोलूंगा ऑप्शन नंबर कितना D, मतलब B बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है जी, ओके। मानता हूं भी तुम्हें, चलो ठीक है थोड़ी सी फिजिक्स हार्ड लगती होगी, मैंने मान लिया, लेकिन बेटा इतने सिंपल क्वेश्चंस को नहीं यार, डायरेक्ट फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। सोचो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, देखो याद रखना साथी, हमारा एक फॉर्मूला ये भी होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला भी हमारा ये भी होगा, ID इज इक्वल टू C और भी dV अपॉन dt। पहले आप इस फॉर्मूले को भी याद रख लीजिए, ठीक है। ID इज इक्वल टू C dV अपॉन dt, और भी एक फॉर्मूला हमारा ये होगा, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई अपॉन dt भी हमारा मान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साथी कितना बोल देंगे भी यहाँ पर हम जी, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt हमारा मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे भी आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सभी के सभी साथी, नहीं जी महाराज, ओके सुनना। तो देखो मैं लिखूंगा अब यहाँ पर कितना C, यानी कि 1 माइक्रोफैराड के समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र के बीच के स्थान में 10 एम्पियर की धारा विस्थापन धारा के लिए वोल्टेज के परिवर्तन की तात्कालिक दर क्या है, यानी कि व्हाट इज द इंडक्टेंस इंस्टेंटेनियस रेट, ओ माय गॉड, अच्छा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द स्पेस बिटवीन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड, ओ माय गॉड, ओके नहीं जी, ओके, फॉर ए डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 10 वोल्टेज नहीं 10 एम्पियर, मतलब कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में भी सिंपल है, वोल्टेज के परिवर्तन की तात्कालिक दर पूछी है, यानी कि भी यहाँ पर हमसे dV अपॉन dt पूछा है। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है, मानता हूँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इस फॉर्मूले पर आधारित है, ये इस फॉर्मूले पर आधारित है। खुद सोचो, आपको यहाँ पर I का भी मान दिया हुआ है और ये हमको C का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो भी आप कुछ मत करना भी यहाँ पर, बस आपको केवल और केवल फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है भी, बस साथी आपको केवल और केवल फॉर्मूला लगा देना होगा। भी देखो ID इज इक्वल टू कितना बोल देंगे जी यहाँ पर हम, C dB अपॉन dt, भाई हमारा मान हो जाएगा, ठीक है भी, C dB अपॉन dt हमारा मान हो जाएगा, ओके। अब देखो भी साथी में कितना लिखूंगा जी, 1 माइक्रोफैराड यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 6, ओके।
अभी यहाँ पर साथी सोचने में हमारा ध्यान सुनना जी। ओके ओके, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 यहाँ लिखता हूँ, और सी का मान कितना 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 6, और dB अपॉन dt हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, तो मुझको टोटल कैसे मान निकालना पड़ेगा, तो माइनस की पावर को इधर भेजूंगा प्लस में हो जाएगी। खुद सोचो भी, माइनस की पावर को मैं इधर भेजूंगा प्लस में हो जाएगी। तो 10 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 10 और इज इक्वल टू कितना dB अपॉन dt भी हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, तो कितना लिख देंगे फाइनली हम यहाँ पर dB अपॉन dt इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7, अभी मात्रा कितना वोल्ट पर सेकंड। ठीक है जी, वोल्ट पर सेकंड भी हमारा मान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना ये रहा। वोल्ट सेकंड इनवर्स या वोल्ट पर सेकंड एक ही बात है, वोल्ट पर सेकंड या वोल्ट सेकंड इनवर्स एक ही बात होगी। देखो, मैक्सवेल की विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, व्हाट कॉसेस मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब किस रीजन से होती है। ईमानदार सोचो, चैप्टर नंबर 8 का पहला ही कॉन्सेप्ट है। सोचो, चैप्टर नंबर 8 का पहला ही कॉन्सेप्ट है। सोचो बेटा, मैक्सवेल का जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो किस रीजन से प्रोड्यूस होता है। सोचो बेटा सोचो, भाई हम लिखेंगे परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, यानी कि बदलते विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन नंबर कितना डी। ठीक है, माफी चाहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज हम डी को बी बोल रहे हैं, आज हम बार बार डी को बी बोल रहे हैं। देखा ना आपने भी, बदलते विद्युत क्षेत्र के कारण मैक्सवेल की विस्थापन धारा उत्पन्न हो जाती है। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस रीजन से उत्पन्न होती है, यानी कि किस कारण उत्पन्न होती है, यानी कि सुनना, व्हाट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, स्थिर आवेश से भी नहीं, अगर केवल स्थिर आवेश होता है, ध्यान रखना भी, स्थिर आवेश केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल गति करे तो याद रखना वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है और वो गति कर रहा है, यानी कि वो मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना सी, यानी कि मैं बोलूँगा एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है जी, ऑन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही और सटीक होगा। ठीक है भी, सी ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल सही और सटीक होगा, बिल्कुल सिंपल। ओके, देखो जी, एक चार्ज होते संधारित्र की प्लेटों के बीच किस प्रकार की धारा उपस्थित होती है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। एक चार्ज होते संधारित्र की प्लेटों के बीच किस प्रकार की धारा उपस्थित होती है, यानी कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उनकी प्लेटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो जाता है। एक बच्चा बोल रहा है भैया जी 10 की घात 7 नहीं 10 की घात -5 होगा, अभी कहाँ पर महाराज बताएंगे जल्दी से हमको। हाँ जी महोदय महाराज बताएंगे जल्दी से कि जब मैं 10 की घात -6 को इधर लेकर के आऊँगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 की घात 7 होगा, नहीं 10 की घात 7 ही होगा बेटा। तो मैं कितना लिखूंगा जी, देखो यहाँ पर आप लिखेंगे केवल और केवल विस्थापन धारा, यानी कि इट मीन्स ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है जी, ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा इसका सही और सटीक जवाब होगा। ठीक है, अब मैं आपको भी एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा साथी। ठीक है भाई, अब मैं आपको भी एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा और मैं उम्मीद रखूंगा पूरी कि आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे होमवर्क के अंदर, वो भी किसमें बेटा, कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट के अंदर जरूर दीजिएगा। मैं पूरी उम्मीद रखूंगा कि मुझे आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। और साथ के साथ एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा से मैं आपको देता हूँ भी, मैंने मात्र जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही कराया इसलिए। ठीक है भी, आप एक इस क्वेश्चन को होमवर्क में टिक करेंगे और आपसे मैं उम्मीद ये रखूँगा बेटा आप इनको जरूर बताएंगे, और कल यहीं इन 2 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है भी, कल साथी हम यहीं इन 2 क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, यानी कि कल इन 2 क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत करेंगे। और ज़रूर बताइएगा दोनों क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन तो हमारा ये रहा बेटा, ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा ये रहा कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना, यानी कि द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर 1 कंप्लीट साइकिल इज। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। तो दूसरा हमारा क्या है, ये रहा आपको वोल्टेज की आपको वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू दी गई है, आपको वोल्टेज का पीक वैल्यू निकालना है, यानी कि पीक वैल्यू फाइंड करनी है। और पीक वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों में से कौन, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक है वो आपको बताना पड़ेगा।
कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं पढ़ता हूँ सभी की कमेंट, मैं देखूँगा सभी के आंसर किस किस का कितना आंसर सटीक और सही है। ठीक है, मिलते हैं बहुत शानदार सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और